नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 4 का भाग 7 लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। तो इकाई 4 का जो भाग 7 है ये मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद और उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। तो आज हम इन तीनों बात के बारे में डिस्कस करेंगे। मंजली जी, गुड इवनिंग। तो अभी पता नहीं क्या वो इशू, ये नेटवर्क का आता ही रहता है, वो पूरा नेट हो तब भी आता रहेगा। तो इकाई 4 जो है वो वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है, तो हम इसको अभी अध्ययन कर लेते हैं एक बार। गुड इवनिंग कृष्णा जी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं यूजीसी नेट हिंदी से संबंधित तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे और रात 9 बजे, और क्विज में भाग ले सकते हैं शाम 7 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, मनोविश्लेषणवाद तो वहीं से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि उस वाले को फिर हटा ही देंगे। तो मनोविश्लेषणवाद की बात करें तो मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं सिगमंड फ्रायड, और इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, और जिसमें हम व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं या व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसको हम कहते हैं। तो मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान के अंतर्गत उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। और जब साहित्यकार जब इन भावनाओं को या मानव के व्यवहार को अपने साहित्य में प्रदर्शित करता है, मानव की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, तब वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रयोग करता है अपने साहित्य में। तो पश्चिमी देशों में के साहित्यकारों में की बात करें तो उसमें फ्रायड आएंगे, एडलर आएंगे, यूंग के सिद्धांत आएंगे। इन सभी ने अपने पात्रों के चरित्रांकन के द्वारा अपने इन सभी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो था इसको प्रदर्शित किया है। फ्रायड का तो इतना विरोध होता था कि क्योंकि इन्होंने कुछ आगे बहुत ज़्यादा लैंगिक ऊर्जा पर बल दे दिया था, कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा उनकी आलोचना होने लगी थी। यहाँ तक कि उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्वयं इनकी पुस्तकें फाड़ दी, इनके पोस्टर लगा के जलाए जाते थे। बहुत ज़्यादा इनका विरोध हुआ था इनके खुद के स्टूडेंट के द्वारा। तो इनकी थ्योरी इनके स्टूडेंट को ही नहीं पसंद थी। तो सिगमंड फ्रायड की बात करें तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने। और मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं मानव की व्यवहार का, मानव की जो इच्छाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उन सभी का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो और जब यही चीज़ें हम अपने काव्य के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो वो साहित्य में उन्हीं को हम कह देते हैं कि मनोवैज्ञानिक साहित्यकार हैं। तो हिंदी में जो कुछ उपन्यासकार हुए तो जो कि इलाचंद जोशी हैं, अज्ञे हैं, जैनिन जी, तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर ही अपनी रचनाएं लिखी थी। इन्होंने जो सभी समाज में जो लोग हैं या उनकी दमित इच्छाएं हैं या फिर आकांक्षाएं, उन सभी का अपने रचनाओं के माध्यम से वर्णन किया है। जैसे अज्ञे जी की बात करें तो उन्होंने शेखर एक जीवनी लिखा था, जैनिन जी ने त्यागपत्र के माध्यम से। तो त्यागपत्र की जो मृणाल है और सुनीता जो लिखा था उसकी उपन्यास की नायिका सुनीता है। तो इन सभी के माध्यम से इन्होंने प्रदर्शित किया था जो मानव के मन की ग्रंथियाँ हैं, विचार हैं, उन सभी को। तो देखते हैं आगे। फ्रायड का वैसे तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि उन्होंने कितने कितने पार्ट में बांटा है, शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रायड ने मन के 3 भाग स्वीकार किए थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो चेतन मन वो था जिसमें हम सभी को चीज़ें देखते हैं अपने आसपास और सभी चीज़ें अनुभव भी करते हैं, वो है हमारी चेतनावस्था, तब हम चेतना में रहते हैं। और अचेतन मन वो होता है जब हमारे मन में कुछ इच्छाएं हैं वो हम उनको वहीं दबा देते हैं। दमित इच्छाएं जो हैं, जो हमारी पूरी नहीं होती हैं, दमित आकांक्षाएं या फिर कहीं सुप्त वासनाएं जो हैं, वो सभी आएंगी अचेतन मन में। तो फ्रायड महोदय ने अचेतन मन और काम भावना को मनोविश्लेषण में इस प्रमुख स्थान दिया था। और फ्रायड की मान्यता यही थी कि काम भावना मानव मन की मूल परिचालिका शक्ति है। तो ऐसा इन्होंने माना था, और फ्रायड ने ही माना था कि धर्म, अर्थ, काम, साहित्य
और संस्कृत की मूल प्रेरणा जो है ये काम वृत्ति है। तो यही सब जो इन्होंने बहुत ज़्यादा इन सब पे बल दे दिया था, तो इसी चीज़ का उनका विरोध होता था। और जो सृजक जो है यानी साहित्यकार और कलाकार, वो कल्पनाशील होने के कारण अपनी वर्जनाओं को काम प्रतीकों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, ऐसा इनका मानना था। लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा तो नहीं है। वैसे मानव का जो अंतर जीवन है वही उसका बाहर जीवन होता है। ऐसा कह सकते हैं कि जो वो अंदर फील करता है उसी को ही वो प्रदर्शित करता है। तो अंतर जीवन प्रेरक हो सकता है, परिचालक हो सकता है उसके बाहर जीवन का। हमारे जो भी अंतर मन में चलता है हम उसी के द्वारा ही अपनी एक्टिविटी करते हैं, उन्हीं को आधार बनाकर पहले हम सोचते हैं कई चीज़ें। तो अंतर मन में जो दबी प्रवृत्तियां हैं और व्यक्तिगत जीवन को जो अपूर्ति है, जो पूर्ण नहीं हो सकी, उन सभी बातों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, यानी मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत रखा जाता है। वैसे तो युंग भी इस मनोविश्लेषणवादी थे। तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य की स्मृतियाँ मानसिक कार्य व्यापार को चेतन मन में एकत्र नहीं कर पाती हैं, तो वो अचेतन में चली जाती हैं। यानी जो मनुष्य की जो स्मृतियाँ हैं बहुत ज़्यादा जब हो जाती हैं, वो एक साथ मानसिक कार्य व्यापार को एकत्रित नहीं कर पा रही हैं, तो वो अचेतन में चले जाती है। जैसे किसी चीज़ का हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम बहुत दिनों से नहीं उसके बारे में सोचते हैं, तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमें वो चीज़ याद दिलाई जाती है तो वो चीज़ हमें याद आ जाती है, चाहे वो कोई पुरानी घटना हो। तो यही होता है अचेतन मन, जिसको हम जब जागृत करते हैं, जिसमें जो अनुभूतियाँ स्मृतियाँ होती हैं, तो उनको जब हम उनको याद दिलाते हैं कि ऐसा भी कुछ हुआ था, तो वो चीज़ वो याद कर लेती है। तो वो तो हो जाता है हमारा अर्धचेतन। और अचेतन अवस्था ये होती है कि बिल्कुल उसमें कुछ भी याद रहता ही नहीं है। तो ये 3 अवस्थाएं इन्होंने बांटी हैं, यानी चेतन और अचेतन के मन बीच की जो अवस्था अर्धचेतन है, जिसमें अगर हम याद दिला देंगे तो चीज़ें याद आ जाएंगी। और चेतन वो है जिसमें हमें सब कुछ अनुभव भी होता रहता है, सब कुछ हमारे समक्ष होता है, वो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। और अचेतन ऐसा होता है कि जिसमें हमें याद करवाने से भी याद नहीं आती हैं चीज़ें। तो ये ही मन की जो बातें हैं, कुछ चेतन मन पे तो सामाजिक और नैतिक मर्यादाओं के बंधन होते ही हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ समाज में रह रहे हैं तो हम वहाँ की चीज़ें महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हम उसी अनुसार चलेंगे भी। तो हमें चेतन मन पे कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि चेतन मन पर नैतिक और सामाजिक मर्यादाओं के बंधन होते हैं या नहीं होते हैं। तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चेतन तो बिल्कुल जागृत मन है। तो जागृत अवस्था बिल्कुल दिमाग है हमारा जागृत, तो वो तो हम सब कुछ फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो उस पर तो बिल्कुल समाज का बंधन होगा ही, समाज की बातों को हम उसमें मानेंगे ही। तो यही सब इसके अंतर्गत आता है। तो हमें एक बार सिंपल सी इनकी देख लेते हैं। इन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो फ्रायड ने कहा था कि जो बहुत उन्होंने ग्रंथियाँ मानी थी, तो फ्रायड ने प्रतिपादित किया था कि ग्रंथियाँ जो हैं वो अहम भाव को विकसित करती हैं और बहुत सारे चरित्र अहम से परिचालित होते हैं, ईगो से परिचालित होते हैं मतलब। और फ्रायड मन के मूल परिचालन शक्ति के रूप में, ये सब तो बिल्कुल अलग ही परिभाषा है, कुछ नहीं आने वाला ऐसा। सिंपल चीज़ आती है बिल्कुल समझने वाली, क्योंकि वहाँ पे ऐसा आएगा जो सोचने समझने की कार्य होते हैं वो किस में होते हैं। वहाँ पे आप उन्होंने दे दिया चेतन मन में होते हैं या अर्धचेतन में। तो आप तब वहाँ पे समझ के लिखेंगे। जो कथन या स्थापना में ही अक्सर ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और अगर आएगा तो मिलान करने को आता है कि कौन सा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो सोचने समझने का सारा कार्य चेतन मन से ही होगा। और अर्धचेतन मन में दबी इच्छाएं हैं, सुप्त वासनाओं का स्थान है। और ये इच्छाएं जब हमें अवसर मिलता है तो हम इन्हें साहित्य के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं। और चेतन और अवचेतन दोनों में ही द्वंद्व रहता है। तो अवचेतन मन जो होता है वो दबी इच्छाएं जब चेतन मन के स्थान पर पहुंचती हैं तो इन दोनों के बीच द्वंद्व होता रहता है। तो यही सब इसका मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है। ऐसा कुछ इतना आता नहीं है। बाकी हम अब देख लेते हैं कि हमारे साहित्य में किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है साहित्य में। तो हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने व्यक्ति चरित्र का निर्माण इसी आलोक में किया है।
जैसे अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी का शेखर हो गया, या जनिन के त्यागपत्र की मृणाल है, सुनीता है या इलाचंद जोशी जी के पात्र चंद्रमोहन, कमलेश, महीप, ये सभी जो हैं वो हीन ग्रंथियों से परिचालित है। जैसा कि फ्रायड ने माना कि मनुष्य का जो पूरा व्यवहार है वो ग्रंथियों से परिचालित होता है, तो उसी प्रकार इन्होंने भी जो मनुष्य की जो ग्रंथियाँ थी, उनके मन के जो भाव थे, उन सभी के बारे में ही अपने उपन्यास में डिस्कस किया है, जो कि वो किस प्रकार से सोच रहे थे, उनके मन में क्या भय था, क्या आकांक्षा थी, और किस तरह की मनोवृत्ति से वो पीड़ित थे, या क्या उनके अंदर कुंठा थी। मेन बात यही है कि कुंठा या वासनाओं का जब यथार्थ चित्रण हम कर देते हैं तो वो मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत आता है। और मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत रचनाएं जो हैं वो अज्ञेय जी ने लिखी हैं, जनिन जी ने, इलाचंद जोशी जी ने लिखी हैं मुख्यतः। तो एक और देख लेते हैं। फ्रायडवादी मनोविज्ञान को स्वीकार करते हुए कुंठाओं, भावनाओं को काव्य में व्यक्त करना या वास्तविक एवं यथार्थ के स्वीकृत आयामों को अस्वीकार करते हैं। और मनोविश्लेषणवादी कौन होते हैं? वो उपन्यास अपने पात्रों के अंतर्मन में दबी कुंठाओं, हीनताओं को सामने लाकर व्यवहार का विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। तो मेन पॉइंट हमारा यही है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार क्या करते हैं कि वो अपने पात्रों के मन में अंतर्गत जो उनकी दबी हुई इच्छाएं हैं, कुंठा है, हीनता है, उसको विश्लेषित करके अपने रचना में उसका विश्लेषण करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। मेन यही था हमारा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। और अब बात करते हैं अस्तित्ववाद की। तो अस्तित्ववाद क्या है? तो अस्तित्ववाद एक मानवतावादी दर्शन है जिसके प्रवर्तक है सारन कीरकेगार्ड। तो सारन कीरकेगार्ड का समय 1813 से 1855 तक का माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारी इन्होंने रचनाएं भी लिखी थी। बाकी अस्तित्ववादी विचारधारा क्या है, हम सिर्फ उसको समझेंगे। तो इसमें इसका एक जैसे नाम है, शब्द है, तो अस्तित्ववाद के शब्द से ही हमें समझ आता है कि जो अस्तित्व पर ये विशेष बल देते थे। तो इसके अंतर्गत ये माना जाता था कि जो सारे विचार हैं, सिद्धांत हैं, वो हमारे चिंतन के द्वारा आ सकते हैं, या फिर किसी चीज़ का अगर अस्तित्व है तभी वो चीज़ को वो सत्य मानते थे, तभी उसको अपने एक परिभाषा देख लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो अस्तित्ववाद का तात्पर्य यह है कि मानव ना तो पूर्णतः निश्चित तथा व्यवस्थित है, ना ही सर्वथा दुर्व्यवस्थित है। तो अस्तित्ववादी जब ये कहता है कि मानव की स्वतंत्रता के अनेक अर्थबोधक है, तो इसका तात्पर्य मात्र इतना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, और इसका निर्धारण संभव नहीं है। हर व्यक्ति को हर स्थिति में यह स्वयं तय करना होता है, और मानव अपनी चेतना के साथ ही अस्तित्व में रह सकता है, अन्य वस्तुएं नहीं। इसलिए मानव अस्तित्ववाद की केंद्रीय विषय वस्तु है। तो अस्तित्ववादी क्या थे? अस्तित्ववादी ईश्वर के में नहीं मानते थे कि ईश्वर वगैरह भी कुछ हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों को मानते थे कि जो उनके समक्ष हैं, उनके सामने हैं, उन्हीं का अस्तित्व मानते थे। तो वो तो ये तक कह देते थे कि ईश्वर तो मर गया है, और ईश्वर का नाम लगाए गए, जो ईश्वर का नाम लेकर हम कई सारे चीज़ें कहते कि ऐसा करेंगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, भगवान दंड देंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए सॉरी। तो इन सब बातों का ये विरोध करते थे। मेन तो इनका यही था कि जो व्यक्ति हम स्वच्छंदता है, या व्यक्ति जो चीज़ों का अनुभव करता है, उन्हीं चीज़ों का अस्तित्व है। व्यक्ति जो सामाजिक चीज़ें व्यक्ति को दिख रही हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का अस्तित्व है, और उन्हीं को ही वो काव्य में सम्मिलित करते थे या साहित्य में सम्मिलित करते थे। बाकी मनुष्य के जो सारे विचार हैं वो इसके अंतर्गत आते थे। तो इनका मानना था कि मनुष्य अपनी रुचि से चुनाव में अपने निर्णयों से पूर्ण स्वतंत्र है, और अपनी परिस्थिति वह स्वयं निर्मित करता है। जैसा मैंने अभी बात की, तो ऐसा नहीं मानते थे कि भगवान निर्मित करता है, या पाप पुण्य हुआ, या स्वर्ग नरक,
ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि इनका जो आस्था किसी भी चीज़ में नहीं थी। ना ये पुनर्जन्म को मानते थे, ना भाग्य या कर्म फल को नहीं मानते थे। इनका बस यही कहना था, हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति स्वयं निर्मित करता है और उसके निर्णय पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। वह अपने किसी भी कार्य के लिए अन्य सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो अस्तित्ववाद अतीत और भविष्य के स्थान पर केवल वर्तमान में विश्वास करता था। तो वो नहीं मानते थे कि ईश्वर भी कहीं कभी हुए हैं, या नहीं मानते हैं कि आगे जाके कुछ ऐसा होगा। बस ये मानते हैं कि जो है वो अभी यथार्थ है, जो चल रहा है बस वही सत्य है। ना वो आगे का कभी सोचते थे और ना ही पिछला कुछ सोचने का सोचते थे। कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो अपने जीवन में सोचने लगते हैं कि हमें आगे वैभव मिलेगा, बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो वो सब इनका मन कहता था कि ये सब इनकी मानना यही था कि वो सब कुछ नहीं होता है। जो करना है यथार्थ में करें, जो है बस यथार्थ है। तो वह वर्तमान क्षण की अनुभूति को भविष्य की कल्पनाओं के साथ अधिक महत्व देते थे। तो वर्तमान के अगर हमें कुछ जो स्थिति है उसके आधार पर मानते थे, और वह परंपरागत चिंतन, सामाजिक मूल्यों, नैतिक विचारों को ही नहीं अपितु वैज्ञानिक तर्क प्रणाली को भी अस्वीकार करते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ परंपराओं का ही खंडन कर रहे हैं या सिर्फ नैतिक विचारों का खंडन कर रहे थे, बल्कि वो वैज्ञानिक तर्क प्रणाली से भी सहमत नहीं थे। तो ये है हमारा अस्तित्ववाद, जो कि तो यहाँ पे दिया भी गया है कि अस्तित्ववादी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे। और सार्थ जो थे, सार्थ नाम था, त्रिशूल लिखा जाएगा, चा नहीं होगा यहाँ पे। सार्थ जो हैं उनका कहना था कि ईश्वर मर चुका है। और ये जो अस्तित्ववादी परंपरागत विश्वास, आस्था, नैतिक नियमों, इन सभी के विरोधी थे। वो लोक परलोक परमात्मा जैसा भी हम बात कर चुके हैं, तो इन सभी को स्वीकार नहीं करते थे। तो इनका बस जो भी जैसे मनुष्य अपना बहुत आगे तक के लक्ष्य बना लेता है बिना किसी कार्य को किए हुए, कि वो कोरी कल्पना दिमाग में अगर कोई बना रहा है तो वो उस चीज़ को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि अगर आज हम कर्म कर रहे हैं तो उसके आधार पर हमें फल मिल सकता है, ना कि हम अगर कुछ ऐसा फालतू मतलब जो कि हम जो अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, वो सब चीज़ें उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इनका कहना था अस्तित्ववादी केवल व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते थे, और इनकी मान्यता यही थी कि हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र दृष्टि होती है, उसी के अनुरूप वह प्रतिक्रिया करता है, और व्यक्ति के जीवन का मुख्य लक्ष्य है सुख, वैभव, शान प्राप्त करना, और व्यक्ति के मापदंड इसी पर आधारित होते हैं। और उसके मानवता को कितना सुख प्रदान किया है, या अस्तित्ववादी बस यही कहते थे कि दूसरों के विचारों और सिद्धांतों पर चलना गलत है। उन पर चलने के बजाय आप अपने मानव मन की जो स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है, उसको वो बाधित हो जाती है। तो इसलिए अपने अनुसार चले, अपनी स्वतंत्रता को बाध्य ना करें। बस इनका इतना मानना था। तो ये अब समझ में आ गया होगा। तो अब इनके 3 मूल्य और देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इनका क्या कहना था कि दुख व पीड़ा अस्तित्व की अनुभूति के लिए अनिवार्य आधार है, यानी दुख व पीड़ित हुए बिना हम किसी भी चीज़ का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकते। और दूसरा था कि दुख व पीड़ा से मुक्त पाने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम उसे स्वीकार कर लें, ना कि हम उससे हटते रहें, उससे इग्नोर करते रहें। तो मनुष्य को ऐसा करना चाहिए कि जो सारी शक्तियाँ लग जाएं, जिसमें सारी शक्तियाँ लग जाएं, तथा वह अपनी संवेदनाओं को गंभीर रूप से संवेदित कर सके। तो यही समझ में आता है कि इनका ये स्वच्छंदता पर बल दे रहे थे, और मानव जो अनुभव करता है सेम उस चीज़ पर बल दे रहे थे, और ये उस सत्य को मानने पर विशेषतः बल दे रहे थे। तो इनकी बस यही विचारधारा थी। तो हमारे काव्य में ये किस प्रकार से उपयोगी है, तो वो देख लेते हैं। तो हिंदी में वैसे तो क्या कहा मैम, तो हिंदी में प्रयोगवादी और नई कविता जो है वो अस्तित्ववाद से ही प्रभावित है। आपको मैंने जब किया था, जब नई कविता प्रयोगवाद पढ़ा था, तो तब डिस्कस किया था डिटेल में। तो वो अस्तित्ववाद से ही प्रभावित है। अज्ञेय जी ने या मुक्तिबोध जी की बात करें तो नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और भारत भूषण अग्रवाल, इन सभी ने काव्य रचनाएं लिखी हैं जिसमें कुंठा, निराशा, पीड़ा, अनास्था इसी अस्तित्ववादी जीवन दर्शन की देन है।
तो जैसे रचना लिखी थी कुंवर नारायण जी ने, तो उसमें भी उन्होंने मिथ की चेतना से युक्त एक आत्मजयी रचना लिखी थी। अज्ञेय जी ने अपने अपने ऊपर अजनबी लिखी है रचना। ये सभी रचनाएं अस्तित्ववाद से प्रभावित है और मृत्युबोध को अस्तित्ववाद का अनवरतत्व माना गया है, और जो कि इन कृतियों में हम देख सकते हैं। तो लेखक ने मानव के मन की इन्हीं पीड़ाओं को अपने साहित्य में उकेरा है। जो भी मानव मन की पीड़ाएं होती हैं, कुंठा, निराशा, अनास्था, इन सभी को अपने साहित्य में जब वो उकेर देते हैं, साहित्य में जब प्रयोग कर लेते हैं, तभी वो अस्तित्ववाद कहलाता है। तो अगला देख लेते हैं अब उत्तर आधुनिकतावाद। बस इनको हमें समझना है और किसने इनका प्रतिपादन किया, बस इतना समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो उत्तर आधुनिकतावाद हिंदी के पोस्ट मॉडर्निज्म के स्थान पर उत्तर आधुनिकता शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। तो हिंदी में हम जब इसका प्रयोग करेंगे तो हिंदी में पोस्ट मॉडर्निज्म के स्थान पर अगर हम उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग किया जाता है, और आधुनिकता का अगला चरण उत्तर आधुनिकता है। तो आधुनिकता सभी समझते होंगे, आधुनिकता का विकास यूरोप में औद्योगिकरण, उपनिवेशवाद और बाजार व्यवस्था की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। तो पिछले 3 शताब्दी से जो आधुनिकता का विकास हुआ, वो उत्तर आधुनिकता उसी का चरम रूप है। यानी जो बदलाव होते हैं समय के साथ साथ, और जो दृष्टिकोण बदलता है, जो दर्शन बदलते रहते हैं, व्यक्ति की सोच बदलती रहती है, उनमें समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। तो वो सभी उत्तर आधुनिकतावाद के ही अंतर्गत रखे गए हैं। तो उत्तर आधुनिकता में साहित्य, संस्कृत, मनोविज्ञान, दर्शन को तर्कवादी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। और आधुनिकता का चरमोत्कर्ष तकनीकी, प्रौद्योगिकी और सूचना विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के विकास से परिलक्षित होता है। तो जैसे समय के साथ साथ पहले जो चीज़ें नहीं थी वो अब बनने लगी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पहले अस्तित्व था ही नहीं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो समय के साथ परिवर्तन हो रहे हैं वही आधुनिकता है। तो हम उत्तर आधुनिकता को फैशन समझकर नकार नहीं सकते, क्योंकि विचारधाराएं किसी के कहने से नहीं बनती हैं। तो हम कुछ विद्वानों के विचार देख लेते हैं उत्तर आधुनिकता के संबंध में, विचारों के क्या मत थे। तो इनका कहना था कि उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की एक नई स्थिति दर्शाती है, और उत्तर आधुनिकतावाद की समीक्षा को स्थूल अर्थ की जगह उसकी व्यापकता व अनेक छाओं को रेखांकित किया जाता है। तो अब हम इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। तो उत्तर आधुनिकता संपूर्णता का खंडन करती है, और वह कुरान, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का भी खंडन करती है। वो मूल्यहीनता की पक्षधर है, और इसका केंद्र सीमित चीज़ों पर होता है। जैसे उत्तर आधुनिकता की दृष्टि में सभी कुछ जो चीज़ें हैं वो संपूर्ण नहीं हैं, और उत्तर आधुनिकता को लेकर एक निश्चित दृष्टि अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है। विभिन्न आलोचकों के अलग अलग मत हैं, विभिन्न मत हैं, और कुछ विद्वान मानते हैं कि उत्तर आधुनिकता केवल साहित्य, कला, संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध संपूर्ण जीवन से है। संपूर्ण जीवन में ही जब बदलाव आ जाते हैं कई प्रकार के, उनसे है संबंध, और ये वर्तमान के साथ साथ भविष्य से भी संबंध रखती है। तो ऐसा इनका मानना था कुछ का। तो आधुनिकता का ये चरम उत्तर आधुनिकता है। तो आधुनिकता जब होती है, एक समय के जो विचार रहते हैं, कुछ सदियों तक के विचार, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। उनको वर्तमान स्थिति के साथ जो विचारों में मेल रखना, या वर्तमान परिस्थिति के साथ मेल मिलाप करके चलना, वही उत्तर आधुनिकता के अंतर्गत आएगा। आधुनिकता वही है। और जैसे जब विचारधाराएं किसी समाज की जो भौतिक जगत है उसकी वास्तविक परिस्थितियों की जो आवश्यकताएं होती हैं, उनके अनुसार जब हमारी विचारधाराएं परिवर्तित होती हैं, तो उन्हीं को ही हम उत्तर आधुनिकता कहेंगे। और आधुनिकता का भावबोध हमारे पुराने मूल्यों को त्याग कर नए मूल्यों का ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आधुनिकता क्या है कि जो हमारे पुराने मूल्य हैं उनको त्याग कर अगर हम कुछ नए मूल्यों का ग्रहण करते हैं, वही आधुनिकता है। और हिंदी में कथा साहित्य में आधुनिकता का समावेश हुआ है।
तो समकालीन साहित्य में टूटन, घुटन, पीढ़ी, अंतराल, मृत्युभूत आदि अनेक रूपों में आधुनिकता दिखाई देती है। तो जैसे जो पुराने तरह का जो साहित्य चला आ रहा था उसमें जो परिवर्तन हो गया उसी को ही हम उत्तर आधुनिकता कहेंगे साहित्य की दृष्टि से। तो उत्तर आधुनिकता समाज मीडिया उत्तर आधुनिकता जो है वो मीडिया है, समान मीडिया समाज है। और जॉक देरिडा जो थे वो उत्तर आधुनिकता समाज की व्याख्या उन्होंने विखंडनवाद से की है। तो विखंडनवाद शायद हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया था। और ब्रॉडलॉर्ड कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता समाज मौत के कगार पर खड़ा है। उत्तर आधुनिक समाज जो है ये मौत के कगार पर खड़ा है, इन्होंने ऐसा कहा था। तो आधुनिकता का जो एक आधुनिक विचार हैं उनमें और परिवर्तन हो जाना, प्राचीन मूल्यों को बिल्कुल त्याग देना, उनको बिल्कुल दरकिनार कर देना, वही उत्तर आधुनिकता है। उसके समय के साथ अपने विचारों में, विचारधाराओं में परिवर्तन लाना। और साहित्य में किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है कि जब साहित्य में जो प्राचीन जो परंपराएं चली आ रही हैं, प्राचीन तरह का साहित्य लिखा जा रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाना, साहित्यकारों की विचारधाराओं में परिवर्तन हो जाना, या वो सामाजिक परिस्थिति जो देख रहे हैं उसके अनुसार जब अपना काव्य लिखते हैं, रचना लिखते हैं, कोई सी भी अपने साहित्य की का जब लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं उत्तर आधुनिकता। यानी जो सांस्कृतिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि जो परिवर्तन है उनको ही इसके अंतर्गत रखा गया है। तो बहुत सी कहानियां हैं, जैसे मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा और वारेन हेस्टिंग जी का सांड है। तो ये जो रचनाएं हैं इनमें वर्तमान समय में भारत ने अलग अलग विचारधाराओं को अपनाया था, उनका चित्रण किया गया है। तो इस तरह की कुछ रचनाएं लिखी गई हैं जो उत्तर आधुनिकतावाद से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अलग हैं। जो पुरानी विचारधारा थी उससे बिल्कुल अलग तरह का काव्य लिखा गया है। तो ये कुछ हमारे आज का टॉपिक था, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और उत्तर आधुनिकता। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शुरू कर दें। और आप हमसे अन्य माध्यमों पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर, या फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक चैनल पर, पेज पर। तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।